हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था कुछ टॉपिक, आज उस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बता दें आपको कि इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू और गेन ये देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन सारे चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। खास करके इनकम और प्रॉफिट में तो बहुत मायने का डिफरेंस है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज हम बताते हैं प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट बताने से पहले फिर हमको बताना पड़ेगा फिर से आपको इनकम के बारे में, रेवेन्यू के बारे में। देखिए, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जो आप प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त का मतलब क्या हुआ? रिसीव का मतलब क्या हुआ? यानी हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ को अगर हम बेच रहे हैं, अगर सेल कर रहे हैं, उससे जो पैसा हमें मिलता है वो रेवेन्यू कहलाएगा। सपोज दैट जैसे हमारा बिजनेस है कंप्यूटर का, हमने कंप्यूटर बेच दिया 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए मैंने कंप्यूटर बेचा, 1 लाख रुपए जो मेरे पास आया उसको हम लोग रेवेन्यू मानते हैं। बात रहा एक्सपेंस का। सर एक्सपेंस क्या है? मैंने एक्सपेंस बता दिया आपको पिछली वीडियो में, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या है? उस कंप्यूटर को खरीदने में जितना मेरा कॉस्ट रहा वो हमारा एक्सपेंस है। मान लीजिए उस कंप्यूटर को हमने खरीदा था 80,000 रुपये का, तो 80,000 रुपये का मैंने कंप्यूटर खरीदा और उस कंप्यूटर को मैंने 1 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख जो रिसीव हुआ वो रेवेन्यू हुआ, और 80,000 का जो कंप्यूटर मैंने खरीदा जिसके लिए मैंने पैसा दिया है वो हमारा एक्सपेंस है। अगर हम रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस घटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। इनकम हमारा कितना हुआ? 20,000 रुपया, क्योंकि आपने 1 लाख में बेचा है, 1 लाख रुपया आपके पास आया है, लेकिन बिजनेस से पैसा कितना गया था? 80,000 रुपया। तो 80,000 एक्सपेंस हुआ, तो 1 लाख माइनस 80, डिफरेंस जो अमाउंट हुआ वो हुआ 20,000। 20,000 इज़ द इनकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने प्रॉफिट क्या है। देखिए, प्रॉफिट के बारे में हम आपसे बात करने जाएंगे कि प्रॉफिट क्या है। देखिए, व्हाट इज़ प्रॉफिट? देखिए, प्रॉफिट के बारे में बहुत सारी बात है, लेकिन आपको समझना चाहिए वो क्या बात है, जरा समझिए। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। मैंने वहाँ क्या बोला था? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस बराबर इनकम होता है। यहाँ क्या लिख रहा है? इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस। ये टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा अगर टोटल रेवेन्यू रहेगा तो उसके डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। फिर से समझिए आप, मैंने क्या बोला? इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ओवर दी टोटल एक्सपेंस। ये टोटल एक्सपेंस से अगर रेवेन्यू टोटल ज़्यादा होगा तो उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। लिखता है बिजनेस इंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी जो बिजनेस अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 31 मार्च होगा या तो 31 दिसंबर होगा, उस दिन जो उसके पास डिफरेंसेस निकले उस डिफरेंसेस को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और उस प्रॉफिट से क्या होता है कि जो ऑनर होते हैं उसके कैपिटल क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ऑनर के कैपिटल उससे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने से क्या होता है? ऑनर का जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो हमारा इंक्रीज कर जाता है। वही बोल रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जरा एग्जाम्पल समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू 2 लाख रुपीज़ है। जैसे मान लो किसी चीज़ का आप बिजनेस कर, कंप्यूटर ही बेच रहे हैं आप, तो कंप्यूटर बेचा, उससे कितना पैसा आपके पास आया? तो 2 लाख रुपया आया। आपके पास अपना बिल्डिंग है, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, या आपने किसी को लोन दे दिया, तो लोन दिया तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, ये सब आपके लिए क्या हुआ? इनकम हुआ। ये सब क्या आपके लिए? इनकम हुए। तो मैंने रेंट रिसीव ले लिया, या इसके जगह पे इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने रेंट रिसीव ले लिया 2500 रुपया। तो बताओ टोटल पैसा आपके पास कितना आया? 2 लाख रुपया आपको कंप्यूटर बेचने से आया, रेंट रिसीव से आपका 25 आया, तो टोटल रेवेन्यू कितना आपके पास आया? 225 हुआ। 225 में से टोटल बिजनेस को आपने जब चलाया है तो टोटल एक्सपेंस कितना आपके पास आया? 1,50,000 रुपया। तो 2,25,000 में से अगर 1,50,000 घटाएंगे, जो डिफरेंस होगा वो हमारा 75,000 होगा। इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, वो क्या है? गेन। देखिए, गेन और प्रॉफिट देखिए देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। और वो क्या फ़र्क है जरा समझिए आप। यूजली दिस टर्म इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन। यानी कह रहा है कि जो हम बिजनेस जिस चीज़ का करते हैं उस चीज़ से जो पैसा आता है वो प्रॉफिट तो है ही हमको, लेकिन कह रहा है कि हम उस चीज़ का बिजनेस नहीं करते हैं, ये रेगुलर बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन वो अगर उससे हमें कुछ फ़ायदा हो गया तो उसको हम लोग गेन बोलते हैं, यानी प्रॉफिट बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो क्या गेन होगा? कैपिटल गेन। जरा समझिए आप। जैसे आपने मशीन बेच दिया, आपने फर्नीचर बेच दिया, दुकान तो कपड़े का है, दुकान तो कपड़े का है,
लेकिन दुकान में आपने जो फर्नीचर बनाया है या एसी लगाया है वो ख़राब हो जाएगा कभी, या आप उसको बेचना चाहेंगे, तो उसको बेचने से जो पैसा आएगा तो क्या प्रॉफिट थोड़ी होगा, वो गेन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ मशीन, मेरे पास एक मशीन थी, वो 1 लाख रुपए की मशीन थी। तो मशीन तो पहली बात कि आप रोज़ बेचेंगे नहीं, तो उस मशीन को आपने 1,25,000 में बेच दिया। 1 लाख की मशीन थी, उसको आप 1,25,000 में बेच दिए। जो बीच का डिफरेंस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन। बहुत लोग क्या समझते हैं उसको, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मानेंगे, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, यानी उस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई फ़ायदा हो रहा तो प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे मशीन बेचना हमारा काम नहीं, फर्नीचर बेचना हमारा काम नहीं है। उस चीज़ से जो फ़ायदा होगा उसको बोलेंगे गेन। इसके बाद देखिए एक चीज़ और आपके पास आता है, और वो क्या है, लॉस। सर लॉस क्या है? मैंने अभी बताया ना प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट जो बोला है उसका अपोजिट कर दोगे तो लॉस हो जाएगा। हमने कहा कि सारे एक्सपेंस, यानी टोटल एक्सपेंस से अगर ज़्यादा टोटल रेवेन्यू आ गए तो डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा जब टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे तो उसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। यानी खर्च बहुत ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट, रेवेन्यू थोड़े कम हो गए। मान लीजिए रेवेन्यू हमारे पास 1 लाख रुपया है और एक्सपेंस हमने 1,25,000 कर दिया, तो बताइए आपका लॉस कितना हो गया, 25,000 रुपया। उसी के बारे में यहाँ पे मैं बताता हूँ, उसको समझें आप गौर से। लॉस रेफर टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस। यानी एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए जब रेवेन्यू से, तो उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे रेवेन्यू आर 2 लाख, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने बेचा, वहाँ से पैसा आपको 2 लाख रुपया आ गया, लेकिन आपके एक्सपेंस कितने हो गए, 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपए की चीज़ थी, आपने उसको 2 लाख में बेच दिया, तो बचाओ डिफरेंस कितना हुआ, 50 रहेगा। जो 50 है, जो डिफरेंसेस हो गए वो क्या हो गए, लॉस हो गए। ये लॉस आपका देखिए कैश में भी हो सकता है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट। आपके दुकान पे, आपके बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय ने आपका दुकान से, बिजनेस से कैश चोरी कर लिया, तो क्या ये लॉस नहीं है? वही बोला कि लॉस ऑन कैश भी हो सकता है, जो चोरी की जाती है किसके द्वारा, चोर के द्वारा। लॉस बाय गुड्स, दुकान से कोई माल चोरी कर लिया, या माल आने पे दुकान में टूट गया, या माल मेरा क्या हुआ, जल गया, ये सारे लॉस होते हैं। इन सबको हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। आगे चलें, आप लोग थोड़ा देखें। गर्मी बहुत ज़्यादा आज है, लेकिन अब क्या करना है, गर्मी हो चाहे ठंडा हो, आप लोगों को तो पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और लॉकडाउन का पालन भी करना हम लोगों को है। इसलिए देखिए एक चीज़ आया आपके पास, वाउचर। देखिए ये हमारे जो अकाउंटिंग जो है, अकाउंट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखिए क्या है भाई, वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है, वाउचर को हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक, प्रमाण, किसी चीज़ का प्रमाण। तो इसके बारे में भी ज़रा समझिए, मैंने क्या लिखा है, लिखता है कि ए रिटन डॉक्यूमेंट्स। वाउचर क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है इन द सपोर्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में हमें सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शंस करने, जो बिजनेस के अंदर जो लेन देन होते हैं, उस लेन देन के अंदर में हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें सपोर्ट करता है। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे माल हम खरीद रहे हैं, या किसी को माल बेच रहे हैं, या किसी को पेमेंट कर रहे हैं, या पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो ये जितना भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का हो रहा है उसका अलग अलग प्रूफ होता है। अगर हम किसी को माल बेच रहे हैं तो उसके लिए हम एक रिसिप्ट काटते हैं किसी को, वो भी एक प्रूफ है। माल खरीद रहे हैं तो वो भी एक प्रूफ है। पैसा बैंक में जमा करें तो वो भी एक प्रूफ है। तो उसके लिए आपको एक पेपर मिलता है जिसको बोलते हैं पे इन स्लिप बोलते हैं ना, वही कहना चाह रहा है। दैट हैज़ टेकन प्लेस फॉर द वैल्यू ऑफ एस्टेट्स इन द वाउचर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट हो सकता है, इनवाइस हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है। बैंक में आप जब पैसा जमा करते हैं तो वहाँ क्या मिलता है, कागज़ मिलता है जिसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप, ETC। इन सारी चीज़ को बोलते हैं वाउचर। वाउचर का मतलब कह सकते हो कि बिजनेस के अंदर में जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उन ट्रांजैक्शन को पार्टिकुलर किसी न किसी पेपर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड किए हुए जो कागज़ होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं वाउचर। और वाउचर एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ देखिए लिखिएगा, वाउचर इज़ अ नेसेसरी टू ऑडिट द अकाउंट्स, यानी बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उसको जांच करने के लिए ये बहुत हमारे काम की चीज़ है। अगर ये वाउचर नहीं होगा तो हमारे जो ऑडिटर्स होते हैं वो जांच नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक कंपनी को कहा गया है, सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपने बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको एक ऑडिटर से जांच कराना पड़ेगा। तो जांच किसके आधार पर करेंगे, वाउचर के आधार पे। लेकिन ये एक छूट है, जो सोल ट्रेडिंग होते हैं
उसके लिए कंपलसरी नहीं है, या पार्टनरशिप फॉर्म है उसके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो कंपनी है उसके लिए तो एकदम नेसेसरी है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी को अपने बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक ऑडिटर से जांच कराना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट में क्या है देखिएगा, व्हाट इज़ कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का हिंदी होता है लागत। कॉस्ट यानी हम कोई भी चीज़ यानी किसी गुड्स को या किसी भी सर्विस को प्राप्त करने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं, हम जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट। फिर से समझिए आप, किसी वस्तु यानी किसी गुड्स को या किसी सर्विस को खरीदने के लिए या लेने के लिए हम जो पैसा देते हैं किसी को, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट। अब इस कॉस्ट के बारे में मैंने लिखा है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू द एसिफाई आर्टिकल्स, यानी कोई खास आर्टिकल्स, प्रोडक्ट, एक्टिविटी, यानी लिख दिया मैंने, बोथ इज इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इसके लिए कोई भी खर्च हो सकते हैं, यानी कि किसी भी गुड्स या सर्विस को लेने के लिए हम जो पैसा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट। अब ये कॉस्ट में एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू हो सकता है और हमारा कैपिटल भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है, आप देखें, व्हाट इज़ इंसॉल्वेंट। अच्छे, इंसॉल्वेंट एक वर्ड आता है। देखिए, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवाली मैंने नहीं बोला है, क्या बोला है? दिवालिया। इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अच्छा, इंसॉल्वेंट क्या है? आप हमेशा सुनते हैं इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट। देखिए, बिजनेस में इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब आपके ऊपर ढेर सारे कर्ज हो जाते हैं और आप उस कर्ज को किसी को पे नहीं कर पाते हो, तो आपको अकाउंट्स के टर्म में कहा जाएगा कि यू आर इंसॉल्वेंट। लेकिन इसके लिए एक बात होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर भी किया जाता है कि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया। जब तक कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करता है तो आप इंसॉल्वेंट नहीं कहलाएंगे। अगर ऐसा होता तो हर आदमी किसी न किसी का पैसा लिए हुआ है, कर्ज लिए हुआ है, और लेने के बाद कहेगा कि हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो क्या उसको इंसॉल्वेंट माना जाएगा? नहीं। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जब वो आदमी फाइनेंशियल रूप से टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो किसी का पैसा नहीं दे पाता है, बिजनेस को काफ़ी लॉस हो गया, तो वैसे स्थिति में उसे कोर्ट जो है डिक्लेयर कर देता है कि नहीं, यू आर इंसॉल्वेंट, तब हम उसको कहेंगे इंसॉल्वेंट। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ए पर्सन और एन इंटरप्राइज, एक आदमी भी हो सकता है, एक इंटरप्राइज भी हो सकता है, विच इज नॉट इन द पोजिशन टू पे इट डेप्ट इन द कॉल इंसॉल्वेंट। जब कोई व्यक्ति किसी का पैसा यानी कर्ज वो नहीं दे पाता है किसी को, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इसके बाद देखिए, एक वर्ड और आपके पास आता है, वो है हमारे पास सोल्वेंट। देखिए, इंसॉल्वेंट और सोल्वेंट जानते क्या है? एकदम अपोजिट कर लें। इंसॉल्वेंट में नहीं दे पाते हैं, सोल्वेंट में हम दे पाएंगे। यानी आप सोल्वेंट उस व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति किसी का कर्ज लिए हुआ है, वो पे करने में सक्षम है, वो एबल है, तो उसको बोलते हैं हम सोल्वेंट। देखिए, इसके बारे में भी मैंने लिखा है, आप समझे। इन सारी चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो अच्छी बात है। ए पर्सन और एन इंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट इन द कॉल्ड सोल्वेंट। जब कोई पर्सन किसी का कर्ज देने में सक्षम होता है यानी एबल होता है, तो हम उसको कहेंगे क्या चीज़? सॉल्वेंट। इसके बाद एक और वर्ड आता है, और वो भी टर्म समझ लें, जिसको बोलते हैं बैड डेप्ट। देखिए, बैड डेप्ट, बैड का मतलब समझते हैं कि बुरा होता है, डेप्ट का मतलब कर्ज। आपने किसी को कर्ज दिया, आप यू आर अ बिजनेसमैन, आपने किसी को कर्ज दिया और वो कर्ज आपका किसी कारण से वो नहीं चुका पाता है, आपको पहले से शक हो जाता है, डाउट हो जाता है कि वो पैसा मेरा नहीं मिलेगा। किसी को हम लोग देखो, हम लोग किसी को क्रेडिट माल बेचते हैं तो ये थोड़ी जानते हैं कि वो पैसा हमको देगा कि नहीं देगा। अगर हम जानते कि वो नहीं देगा तो हम उसको माल नहीं बेचते, नहीं सेल करते। लेकिन ऐसा थोड़ी बिजनेस होता है। तो मान ली 50 आदमी को मैंने माल बेचा, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा हमारा डुबा देते हैं, कुछ पैसा। तो जब वो पैसा डुबा देते हैं, जब हम भी मान लेते हैं कि वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे बैड डेप्ट। देखिए, इसके बारे में भी मैंने लिखा, देख लीजिए। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर, इट इज़ बिजनेस लॉस एंड इज़ द डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंसेस। यानी बिजनेस इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के जैसा, एक्सपेंस मान करके, लॉस मान करके डेबिट कर देता है, क्योंकि बिजनेसमैन ये जान लेता है कि मेरा जो पैसा बाकी है अब मिलने वाला नहीं है। इसके बाद अब समझिए आप थोड़ा सा, एक और वर्ड आएगा जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी तो जानते ही हैं, छाया हुआ है, और जीएसटी अगर आप नहीं जानते हैं तो कैसे काम चलेगा। जीएसटी क्या है? पता है जीएसटी क्या है? जीएसटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जरा समझे जीएसटी के बारे में। देखिए, जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्सेस।
और ये जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, जैसे समझे ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे हमारे पास एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स etc हैव बीन मर्ज इनटू द सिंगल टैक्स। सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो भी मैंने नाम बताया, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स हमारे पास है, वैट हमारे पास है, सर्विस टैक्स है, सबको जब एक जगह मर्ज कर लेंगे, मर्ज करने के बाद एक टैक्स का नाम दिया गया, उसका नाम है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्सेस। अभी आप देख रहे भारत में भी लगा है, लागू हो चुका है कि पहले था अलग अलग टैक्स था, अब उस टैक्स को हम निकाल के सभी को मर्ज कर दिया एक में, और मर्ज करने के बाद एक सिंगल टैक्स नाम दिया गया उसका नाम हो गया जीएसटी। लेकिन आज भी देखिए ऐसा है कि बहुत लोगों के बाद में कंफ्यूजन भी है, वैट की हट गया, वैट हटा नहीं है, वैट अभी भी है, जैसे कहीं कहीं वैट भी लगता है। जैसे आप देख लीजिएगा पेट्रोल टंकी जो होता है, जहाँ से हम पेट्रोल लेते हैं, वहाँ पर आज भी जीएसटी नहीं लगा है। अगर जीएसटी लगता, भी लोग डिमांड्स कर रहे कि जीएसटी क्यों नहीं लग रहा है, जब सारी चीज़ों पर जब जीएसटी लग गया है तो जो हम पेट्रोल खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी लगना चाहिए। एक्चुअली में उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर वैट लगता है, क्योंकि सरकार अपने मनमानी रेट से हमको पेट्रोल देती है। ऐसे अभी इंटरनेशनल मान ले 30 रुपये लीटर है, लेकिन हमें मिलता है 80 रुपये लीटर। अगर जीएसटी होता तो जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स कितने परसेंट है, 28% है। तो 28% अगर टैक्स होते, मान लीजिए 30 रुपये लीटर, तो 3 तरीके 9 यानी 9 और प्लस 30 39 लीटर तेल मिल जाता। लेकिन सरकार क्या करती है, उस पर वैट लेती है। इसे तो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। खैर चलिए आगे चलते हैं। एक होता है व्हाट इज़ एंट्री। अच्छा, एंट्री क्या है? देखिए एंट्री का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से एक तरीका बनाया गया है, रूल बनाया गया है, और उस रूल से, उस प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या चीज़, ट्रांजैक्शन को इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर में, लेजर में, उसी को बोलते हैं हम लोग एंट्री। क्या है, बिजनेस के अंदर में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम सिस्टमेटिक तरीके से रूल फॉलो करते हुए हम उससे जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंट्री। आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आप सभी को थैंक यू।